बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्थ पर। मैं अबू सर मैं स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में, किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी एक नए चैप्टर में बेसिकली। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर आपका क्लास 11th का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। आपका साइंस स्ट्रीम में पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें चैप्टर हम कर रहे हैं सेल। Cell, that structure and function, structure and फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम चैप्टर कर रहे हैं अभी। तो इसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, सेल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उन्हें मतलब किसने डिस्कवर किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट का हाथ है इसके पीछे, तो वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें मतलब सेल के एक एक पार्ट को मतलब डिफाइन कर रखा है, बहुत ही डीपली डिफाइन कर रखा है एक एक पार्ट को इस चैप्टर में, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो वगैरह वगैरह, वो उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो पहले इसका तात्पर्य क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका ये तात्पर्य है कहने का कि एक सेल है आपका, यानी कि कोशिका जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, वो आपका एक मतलब आपका जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, जैसे अमीबा ले लेते हैं। तो अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सभी काम अपने आप से करता है, मतलब सारे लाइफ प्रोसेस वो एक ही सेल करता है सिर्फ, और हाँ मतलब सभी काम एक ही सेल वो करता है। और अब ले लेते हैं हमारा आरबीसी वगैरह, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं सेल, वो हमारी जो आरबीसी वगैरह है वो आपके ब्लड को फ्लो कराने में काम आती है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक आपका सेल में क्या अंतर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सारी लाइफ प्रोसेस अपने आप से करता है, और जो सेल है आपका वो एक पर्टिकुलर आपकी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपका जिम्मेदार है। यानी कि आरबीसी हो गई हमारी ब्लड को फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार, डब्ल्यूबीसी हमारी जो है वो बैक्टीरियल सेल वगैरह जो होती हैं, या फिर जो वायरसेस वगैरह हैं उनसे लड़ने में काम आती है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। तो ये आपके अंदर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और आपके सेल में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है। अमीबा आपका वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सारी लाइफ प्रोसेस अपने आप से करता है। जो सेल है आपका आरबीसी, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है जो कि ब्लड फ्लो कराने में है, ठीक है। और इन सभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इन सब का जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन, ठीक है। ओके, तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई। और इन सेल्स वगैरह की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल जिसे हम बोलते हैं, और आपको यहाँ पे एक यूनिट ऑफ लाइफ बोल रखा है, यानी कि जिस भी मतलब कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, यानी कि आपकी जो ये मार्कर है हमारा, ये हमारा मार्कर है, इसकी सबसे यूनिट क्या, सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम। एटम से बना है, बहुत सारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स से बना है। और हम जो बने हैं, हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस जो हैं वो किससे बने हैं, सेल्स से बने। तो यानी कि ये यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। ओके, हम बहुत सारे सेल्स से बने हैं, यानी कि जो सेल्स हमारे पर्टिकुलर फंक्शन जो करते हैं उससे हम बने हैं। यानी कि हमारी जो हैंड का जो सेल है वो अलग काम, मतलब वो अपना काम कर रहा है, हमारी जो मतलब लेग्स के जो सेल्स हैं वो अलग काम कर रहे हैं। इन सब का काम मिला के हमारा पूरी बॉडी का फंक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं हम। स्टडी ऑफ सेल हमारा क्या होता है, साइटोलॉजी।
स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, साइटोलॉजी हम बुलाते हैं स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। ओके जैसा मैंने आपको बताया अभी, हमारे मल्टी सेलुलर, हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जो सेम टाइप है डिफरेंट टाइप, सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन, सेम टाइप या फिर डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है मिलके हमारा क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं। और सेम टाइप या फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलके हमारा क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो सेल्स हैं, सेल्स इमर्जेस टू फॉर्म different types of tissues, और ये टिश्यूज अपना अलग अलग काम करते रहते हैं, ठीक है। ये अपना अलग अलग, अब ये सेल और टिश्यू में क्या अंतर होता है, सेल आपका जो है यानी कि हर सेल आपका अलग अलग काम करता है, और लेकिन टिश्यू जो होता है आपका, टिश्यू में जितने भी सेल मिलते हैं आपको वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, जो कि टिश्यू लेवल पे आपका काम होता है वो। और सेल्स जो मिलते हैं यानी कि ये हमारा सेल है, ये इमर्ज नहीं है, ये अलग अलग है। तो यानी कि इसका वर्क और इसका वर्क, इन तीनों का वर्क आपको पर्टिकुलर मतलब अलग अलग वर्क होगा। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, अलग, ठीक है, अलग अलग काम। लेकिन जब ये तीन टाइप्स के एक ही साथ मिल जाते हैं तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करते हैं जो कि पूरे इस टिश्यू के लिए होता है, पूरे इस टिश्यू का वर्क। ये टिश्यू भी वही काम करेगा जो ये करेगा, और ये टिश्यू भी वही काम करेगा जो ये करेगा, और ये वाला टिश्यू वही काम करेगा जो सबसे पहला वाला करता है, ठीक है। तो ये सबका एक ही काम होता है टिश्यू लेवल पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं इसमें आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो गाइस, अब हम कुछ साइंटिस्ट के नाम जान लेते हैं। Names of scientists which who involved in the particular cell, मतलब सेल डिस्कवरीज में जिनका हाथ था, सेल डिस्कवरी। नेम्स ऑफ साइंटिस्ट who have their hand with cell discovery, their hand, मतलब कि जिनमें उनका योगदान जिसमें रहा है, मतलब सेल की डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा है, हम वो साइंटिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे थे ने रॉबर्ट हुक अंकल। सबसे पहले हमारे कौन से थे? सबसे पहले हमारे थे रॉबर्ट हुक अंकल, जिसे हम लोग, ठीक है। उन्होंने क्या खोज करा था? उन्होंने discovered that cell in the bark of tree, ठीक है। इन्होंने एक डेड सेल डिस्कवर किया था ट्री की बार्क में, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आए थे? उसके बाद आया हमारे एंटन वैन ल्यूवेनहॉक अंकल। कौन? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक अंकल ने, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने
क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर्ड किया था द लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर करा था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने हमारा लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन आए हमारे? उसके बाद आए हमारे मैल्थियस शील्डन अंकल। मैल्थियस शील्डन। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी। मतलब इन्होंने सेल थ्योरी लिखी थी। मतलब ही गेव द सेल थ्योरी, है ना। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। उसके बाद कौन आए थे हमारे? थियोडेंस श्वान। इन्होंने क्या करा था? जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करा था। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि आपका जो सेल होते हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं। मतलब कहीं से भी उड़ फाड़ के, मतलब उड़ फाड़ के नहीं, उड़े उड़ के कहीं से भी आ जाते हैं। कोई मतलब सेल यहाँ पे आया, वो यहाँ पे कहीं से भी आ गया, मतलब कहीं से भी आ जाते हैं। इन्होंने इसकी मॉडिफिकेशन करी। इन्होंने ये बोला कि ये कहीं से भी नहीं आते हैं, ये इसकी सेल डिवीज़न की वजह से होता है। उन्होंने बोला था, जो हमारे फिर से बता देता हूँ, मैल्थियस शील्डन अंकल ने बोला था हमारा कि ये सेल्स वगैरह होते हैं ये आपके कहीं से भी आ जाते हैं। यानी कि ये यहाँ पे है तो ये पहले से हैं, पहले के समय से हैं ये। उन्होंने ये बोला था। लेकिन अकॉर्डिंग टू थियोडेंस श्वान अंकल, इन्होंने बोला कि ये जो सेल्स वगैरह होते हैं ये कहीं से भी नहीं आते हैं, जो पहले से ही जो सेल दिए होते हैं, जो मतलब पहले जो सेल हैं उनसे ही ये बने हैं, आगे कंटिन्यू हुए। जो पहले जो सेल्स रहते थे, यानी कि पिछले समय में जो सेल्स थे, या यानी कि जो अभी भी सेल्स हैं, मतलब सेल्स अभी हैं, उनसे ही वो सेल डेवलप हुए हैं। यानी कि उनसे मतलब सेल डिवीज़न के कारण वो बने हैं, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ साइंटिस्ट है। अभी हम इसके आगे और साइंटिस्ट है कुछ, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाँ, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें ही आगे कुछ। सो गाइस, तो ये जो हमारे अंकल थे मैल्थियस शील्डन, जो अंकल थे हमारे, इन्होंने हमारे एक और चीज़ बताई थी हमें कि ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमारे जो मतलब आपकी कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके किन से मिलके बना होता है? सेल्स से मिलके बना होता है। सेल्स से मिलके वो हमारा ऑर्गेनिज्म बना होता है। इन्होंने ये बात बताई, ये तो हमें पहले से ही पता था, पर उन्होंने सेल डिस्कवरी करी है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब आपके किससे मिलके बने होते हैं? सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो कि सेल्स जो बनाते हैं वो बनाते हैं आपके टिश्यूज़।
ठीक है, सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, ये तो हमें पता ही है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो इसमें हम फिर चलते हैं आगे, आपको सेल्स के टाइप बताता हूँ। साइंटिस्ट तो अभी इतनी है, एक और आपका नाम है, हाँ एक और आपका नाम है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी फटाफट। तो आप मेरा बोर्ड फिर से फिल हो चुका है, तो अब हम इसे थोड़ा रब करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस, एक और हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आपका रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। हाँ, और अब अगर आपको कोई पूछे कि जो आपकी जो थ्योरी है, जो सेल थ्योरी है, वो आपकी कब आई थी, मतलब कब इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो ये सेल थ्योरी आपकी अगर पूछे कोई तो अब बताना है आपको कि ये आपकी 1938 में डिस्कवर हो चुकी थी सेल थ्योरी आपका। और ये जो आपका जो फिनोमिना, मतलब फिनोमिना नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट जो है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कब आपका इस न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था, 1931 में। 1931 में इन्होंने ये न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया था। सॉरी 1831 में इसका आपका जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर हो चुका था। सेल थ्योरी कब आई थी, 1938 में। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आप नोट कर लीजिए इसे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, फिर हम चलते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं आपके टाइप्स ऑफ सेल्स, आपके कितने प्रकार के सेल्स होते हैं उनके देख लेते हैं। सेल्स आपके होते हैं मेजरली दो प्रकार के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक आपके वो सेल्स होते हैं जो मतलब ऐसे ही है, मतलब जिन डेवलप्ड नहीं है आपकी बिल्कुल भी। न्यूक्लियस कहीं पड़ा है उसका, साइटोप्लाज्म कहीं पड़ा, साइटोप्लाज्म तो नहीं है, न्यूक्लियस कहीं और पड़ा है, उसके अंदर के डीएनए कहीं और, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, खैर उसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, आपके डीएनए कहीं और पड़ा है, मतलब ऐसे ही घूमता रहता है वो सब। माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही नहीं है, खैर सेल ऑर्गेनल्स आपके कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये थोड़े अनडेवलप्ड होते हैं, और ये जो है यूकैरियोटिक सेल्स ये थोड़े डेवलप्ड वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि सेल आपका एक जगह पे फिक्स है, पार्टिकुलर जगह पे फिक्स रहेगा, ना ही वो इधर जा सकता है ना ही उधर। ठीक है, लेकिन ये घूमता रहता है, फ्लोट करता रहता है, इसमें आपके जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्लोट करता रहता है। तो पहला पॉइंट क्या है यार, these are smaller in size। पहला, ये आपके साइज में स्मॉल होते हैं, और ये आपके लार्ज इन साइज। ठीक है, ये स्मॉलर इन साइज, ये लार्ज इन साइज। ठीक है, ये थोड़े बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है
दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपके हाँ, तो ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? क्योंकि पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्मॉलर इन साइज होते हैं, उसमें लार्ज इन साइज। अब इसमें दूसरा पॉइंट आपका है कुछ इस प्रकार का कि सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसमें सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें आपका वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है, मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें सिर्फ आपका वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम आपके इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें आपके मोर देन वन क्रोमोसोम, आपके जो सेल्स हैं, मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, उसमें आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उसे मतलब देखा जाए कितने क्रोमोसोम्स है उसमें, तो 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स आपके बनते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, सेल अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, सेल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको जानने को मिलेगा। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है। एग्जांपल एक ही बताता हूँ अभी और आगे बात करेंगे। एग्जांपल आपका एक बैक्टीरिया, अगर आता है एग्जाम्पल लिखने को तो आप लिख सकते हो। तो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल तो आप जितने भी आपके मानव लिख देता है, मानव तो एक ही प्रकार के, एक ही नहीं, मतलब उसमें भी विभिन्नताएं होती हैं। तो ह्यूमंस आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमंस, और आपके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, यानी कि एनिमल्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जिराफ में, जिराफ हो गया, गोट हो गया, लायन वगैरह, ये सब इसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में ले लो, हिबिस्कस, यूकैलिप्टस वगैरह जितने भी होते हैं प्लांट, उसमें सब यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स फिर आपके बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा समझ में। अगर समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और अपनी तरफ से, मतलब आपकी तरफ ही है, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा अगर पसंद आया है तो। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। ओके, तो हाँ, बोर्ड फिल हो चुका है, इसमें हम आगे देखते हैं। बट फर्स्टली आई विल रेज दिस मेथड। सो आई होप अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अभी तक तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं इसमें ही आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो गाइस, अगर किसी ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अभी तक नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, हम आगे उससे ब्रीफ स्ट्रक्चर, ब्रीफ में मतलब डिटेल में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम दो जो सेल्स वगैरह होते हैं उन्हें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम शेप एंड साइज ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो आपका सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है, सबसे बड़ा आपका बैक्टीरिया कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जो सेल है आपका, वो सबसे बड़ा सेल यानी कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है आपका? जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसका सेल आपका सबसे बड़ा सेल माना जाता है, और आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल
स्मॉलेस्ट सेल आपका कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल आपका होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है, जो कि इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। सॉरी गाइस, बाय माय मिस्टेक। माइकोप्लाज्मा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। अदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा इज PPLO, जिसकी फुल फॉर्म होती है तो सबसे छोटा सेल आपका कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। और आपका जो इसका अदर नेम है आपका PPLO, यानी कि प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके गाइस, तो आई होप आपने इतना सब कुछ समझ लिया होगा। अब हम शेप की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ सेल, आपका सेल जो होता है उसका शेप आपका कैसा होता है? उसका शेप आपका होता है कुछ, वो आपका क्यूबॉइडल भी हो सकता है, आपका थ्रेड लाइक भी हो सकता है, ठीक है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, आपका कॉलमनार भी हो सकता है, यानी कि कॉलम की तरह खड़ा हुआ हो सकता है आपका सेल का शेप आपका, ठीक है। पॉलीगोनल भी हो सकता है, यानी कि आपका हेक्सागोनल, जैसे ये इस टाइप का भी हो सकता है। इस टाइप की सेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका ये आपका जो है ये आपका प्लांट सेल का एग्जांपल है, ठीक है। प्लांट सेल आपका पॉलीगोनल होता है, ओके। तो पॉलीगोनल भी हो सकता है और आपका इर्रेगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है। इर्रेगुलर शेप यानी कि अमीबा जिसे हम बोलते हैं, अमीबा भी तो एक सेल ही है ना, अमीबा भी तो एक सेल ही है, तो उसका इर्रेगुलर शेप। अमीबा को ना लेने से आप किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये आपके शेप ऑफ सेल होते हैं। क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है, यानी कि कॉलम की तरह खंबे की तरह खड़ा हुआ भी हो सकता है, थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह भी हो सकता है, आपका क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड के शेप में भी हो सकता है, ठीक है। पॉलीगोनल भी हो सकता है, यानी पॉलीगोनल कौन से होते हैं? जिसकी मतलब आपकी 4 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा साइड, एक से ज़्यादा आपकी साइड में हम बोलते हैं उसे पॉलीगोनल बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो ये आपके शेप एंड साइज की बात हुई। तो अब हम इसके कुछ आगे के कुछ फंडे वगैरह, जो अंडे का फंडा, कुछ और आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम इसके में क्या पढ़ेंगे? अब हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और आपका यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो गाइस, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो अभी हमने पीछे बात कर ही ली है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्रीफली बताया है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने आवश्यक है। मैं तो ऐसे बताते रहा हूँ, पॉइंट्स में बना के लिखिएगा उसे, ठीक है। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जैसे कि आपके जो अनडेवलप्ड होते हैं, यानी कि वो मतलब डेवलप्ड नहीं होते, न्यूक्लियस कहीं और पड़ा, जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका कहीं और पड़ा है, और वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, जब तो प्रोकैरियोटिक जो है
उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, उसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आपका आता है, और इसके अलावा आपके हाँ तो बैक्टीरिया आता है, ब्यूगिलिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, हाँ बस इतने ही आते हैं आपके अभी तो। और माइकोप्लाज्मा को हम पीपीआर भी बोलते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, इतने आपके लिए एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, ठीक है। तो ये सब आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि इनके पास एक मतलब क्या बताएं, जैसे कि एक वरदान टाइप का होता है, ये बढ़ते बहुत जल्दी हैं, यानी कि डिवाइड बहुत जल्दी होते हैं, इनकी जनरेशन बहुत जल्दी बढ़ती है, यानी कि डिवाइड्स वेरी फास्ट, ठीक है, डिवाइड्स वेरी फास्ट, या फिर मल्टीप्लाई रैपिडली भी बोल सकते हैं, डिवाइड्स नहीं बोलना, मल्टीप्लाई होते हैं, सेल डिवीजन ही होता है लेकिन मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई रैपिडली, एंड इनका साइज बहुत जल्दी बढ़ता है, मतलब साइज जो है बहुत जल्दी बढ़ता है इनका, वेरी इन साइज हम लेते हैं, मतलब साइज इतना बड़ा भी नहीं होता है लेकिन बहुत जल्दी इसके मतलब जैसे जितना है आपका साइज, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपका पूरा इतना हो जाएगा, मतलब साइज बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये है कि बैक्टीरिया की जो है अलग अलग टाइप्स हैं, बैक्टीरिया के आपके अलग अलग, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या आता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के हम बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया जो है आपको उसके अलग अलग साइज, अलग अलग आपके शेप्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज, 4 मेन कैटेगरीज में हम बांटते हैं बैक्टीरिया को। पहला क्या है, कॉकस, जो कि स्फेरिकल होते हैं, कॉकस स्फेरिकल होते हैं। फिर उसके बाद बैसिलाई, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रेक्टेंगुलर होते हैं, आपके रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। उसके बाद कुछ विब्रियो होते हैं, विब्रियो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं बहुत बार, बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके हैं। विब्रियो कौन से होते हैं, जो कॉमन शेप होते हैं, यानी कि ऐसे करके ऐसे होते हैं, ऐसे वाले सेल्स होते हैं कॉमन शेप, कॉमन शेप होते हैं। चौथा आपका क्या होता है, स्पैरुला, स्पैरुला यानी कि, या फिर इसे हम बोलते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम भी बोलते हैं हम इन्हें, जो कि कैसे होते हैं, आपके थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक, ओके। तो ये थ्रेड लाइक होते हैं। इन्हें रेक्टेंगुलर बोल दीजिए आप, या फिर रॉड शेप भी बोल दीजिए,
रॉड शेप, रॉड शेप भी बोलते हैं या फिर रेक्टेंगुलर इन शेप भी बोलते हैं। ये कॉमन शेप होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं आपके, या फिर स्पाइरल भी बोलते हैं। स्पाइरल स्पाइरल मैंने थ्रेड लाइक आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए। थ्रेड लाइक स्पाइरल भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे जैसे होता है, ठीक है, स्पाइरल ऐसे ही होते हैं। ये थ्रेड लाइक होते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ ये फ्लाई निकल रहा है, ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक होते हैं। ओके, ये आपके चार इनके आपके जो शेप के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। यानी कि अगर आपके स्पेरिकल इन शेप है तो आपके कॉर्नर्स कहलाएंगे, अगर आपके रॉड शेप या फिर रेक्टेंगुलर इन शेप है तो आपके बेसिलाई कहलाएंगे, या फिर बेसिलस भी बोलते हैं। विब्रियो हैं, अगर कॉमा शेप है तो आपकी विब्रियो हैं। अगर स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल या फिर थ्रेड लाइक है आपके, तो वो क्या कहलाएंगे? स्पाइरलम, स्पाइरल है अगर, ठीक है। तो ये आपके कुछ शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को बांटा गया है। ओके, तो बोर्ड फिल हो चुका है मेरा। थर्ड पॉइंट आपको मैं आगे समझाता हूँ। आई होप अपनी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो गाइस, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स आपका। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है आपका कि जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आपके, उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है एक, तो उसके ऊपर से आपकी सेल वॉल होती है जो कि डबल प्रोडक्शन में काम आती है। ऑल प्रोकैरियोटिक cells are covered with cell wall over cell membrane। लेकिन इसमें कुछ आपके एक्सेप्शंस भी हैं, हर किसी में एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सबके पास आपकी क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। और इनका जितना भी होता है ये सब, इनका डीएनए जो होता है वो दिखता है, मतलब जो डीएनए वगैरह जो होता है, यानी कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कह लो, डीएनए कह लो, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका नेक्ड है, यानी कि। और अगर जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स ले लें हम, उनके पास न्यूक्लियस होता है जिसमें उनका जो है जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड रहता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल उसमें स्टोर रहता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होगा? तो नेकेड आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, यानी कि दिखता है साफ। चौथा पॉइंट क्या कहता है इसका? चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपका जो बैक्टीरिया होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया आपके एंटीबायोटिक्स पे भी नहीं मरते हैं, मतलब आपको अगर बुखार आता है तो आपको डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है, यानी कि वो एंटीबायोटिक जो है आपकी बैक्टीरिया आपके शरीर में आपके अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बुखार आया है, उससे वो लड़ सके, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास आपका ऐसी कवरिंग होती है जिस पे वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर पाता,
वो असर ही नहीं कर पाता। ऐसी कवरिंग होती है, ठीक है। द प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, वो क्या होता है आपका प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं उसे। ये आपका प्लाज्मिड डीएनए हेल्प टू रेसिस्ट द एंटीबायोटिक्स, मतलब नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपके जो प्लाज्मिड डीएनए हैं, जो स्पेशल कवरिंग है, फिर स्पेशल फीचर बोलते हैं हम इसे, तो ये आपके स्पेशल केसेस में ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ ही बैक्टीरियाज में यूज़ होता है। इन सम बैक्टीरिया लिख देता हूँ ना, इन सम बैक्टीरिया इट हेल्प टू रेजिस्ट द एंटीबायोटिक्स। कुछ ही बैक्टीरिया में ये सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, तभी आपको बुखार आने पर एंटीबायोटिक दी जाती है और ठीक हो जाता है। लेकिन जो आपके जो बहुत ही ढीठ नालायक जिसे बोलते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास ये प्लाज्मिड डीएनए पानी के मतलब होने की वजह से वो एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं कर पाती है, और वो अपना मतलब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट रखते हैं और आपकी जो लिविंग सेल्स है उन्हें डैमेज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका ये 14 पॉइंट ये हो गया। 5वां पॉइंट क्या कहता है आपका? 5वां पॉइंट आपका कुछ है इस प्रकार का कि आपके पास ये देखा होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपको पीछे मैंने डिफरेंशिएशन में बता दिया था कि जो इनके पास जो है सेल ऑर्गेनल्स आपके एब्सेंट रहते हैं, इनके पास आपके सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडी और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो एब्सेंट रहते हैं। ओके, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स लिख देता हूँ, सेल ऑर्गेनल्स लाइक mitochondria, Golgi bodies, are absent in prokaryotes, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपके सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हाँ, और अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक इनके पास स्पेशल थिंग होती है, स्पेशल थिंग एक तो प्लाज्मिड डीएनए हो गया, ठीक है, एक प्लाज्मिड डीएनए हो गया आपका, और क्या हो गया, एक और स्पेशल चीज़ आपकी होती है इनके पास, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। द स्पेशल सेल मेम्ब्रेन present called मीसोसोम। इनके पास एक स्पेशल टाइप की, स्पेशल डिफरेंशिएटेड हम बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप की आपकी सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं, जबकि इस पर स्पेशल कुछ फीचर्स हैं। तो 5 पॉइंट्स इसके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा। आई होप आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टिल अभी भी इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नया चैप्टर है, बहुत ही आसान, मतलब आसानी लैंग्वेज है काफ़ी,
इतना कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको सब आसानी लैंग्वेज में समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, एक एक पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खाली डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स आपका खाली पड़ा है, तो आप वहाँ जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ हर रोज़, तो वहाँ जाके आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कुछ रिप्लाई जरूर दूँगा। तो आप कमेंट करिए मेरे को, और मैं वहाँ पे आपको आपके इंतजार करता हूँ डाउट्स वगैरह, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, बड़ी देर से बैठा हो आप सभी लोग, मैं जानता हूँ आप सभी लोग वीडियो देखते हो, आपको वीडियो पसंद भी आती है, लेकिन आप जल्दीबाजी के चक्कर में उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, और लाइक भी नहीं करते वीडियो को। तो किस बात की जल्दी, मतलब कुछ उसमें आपके पास से कुछ आपका जो है पोटेंशियल नहीं लग रहा है, यानी कि आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ लॉस्ट नहीं करना पड़ा है, आपको सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है, उसमें कुछ पैसे वगैरह भी लॉस्ट नहीं हो रहा है, आपको एक बटन दबाना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब का, आपको रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा नीचे, तो आपको वो दबाना है सब्सक्राइब का बटन। और हाँ, जिसने भी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो हिट द लाइक बटन एंड कंप्लीट द लाइक्स एट 1K लाइक्स आप कंप्लीट कर लीजिए। तो और हाँ, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है, सबसे पहले मिल जाएगी। तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 के साथ अनदर ऑसम वीडियो में। तो तभी अभी तक के आगे दीजिए मेरे को, जिससे अबूजा महमूद स्टैंडिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड पीस, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।